हेलो स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं CSMA CA, यानी इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन, यहाँ पर है विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो CSMA CD में हमने देखा कि कोलिजन होने के बाद फिर से कोलिजन ना हो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोलिजन ही नहीं आए सिस्टम में, यानी कोलिजन नहीं आए उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इन कंट्रास्ट टू CSMA CD प्रोटोकॉल विच हैंडल्स ट्रांसमिशंस ओनली आफ्टर ए कोलिजन हैज टेकन प्लेस, CSMA CA वर्क्स टू अवॉइड कोलिजन प्रायर टू देयर ऑकरेंस। तो CSMA CD प्रोटोकॉल में क्या होता था कि कोलिजन होने के बाद ट्रांसमिशंस को कैसे हैंडल करना है कि फिर से कोलिजन ना हो, वो देखा जाता था। जबकि CSMA CA में क्या होता है, कोलिजन्स को होने से पहले ही रोका जाता है। CSMA CA वॉज इन्वेंटेड फॉर द वायरलेस नेटवर्क टू अवॉइड कोलिजन्स। तो CSMA CA को डिज़ाइन किया गया था वायरलेस नेटवर्क्स में कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए। CSMA CA increases network traffic as it requires sending out a signal to the network even before transmitting any real data. This is listen for any collision scenarios in the network and to inform other devices not to transmit. CSMA CA में क्या किया जाता है कि किसी स्टेशन को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है, डेटा नहीं ट्रांसमिट करके एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं चैनल में कोलिजन तो नहीं हुआ है। अगर कोलिजन हुआ है तो वो सबको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देगा कि दूसरे डिवाइसेस डेटा को ट्रांसमिट नहीं करें क्योंकि कोलिजन आ चुका है चैनल में। तो इसीलिए यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जिस भी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना होता है वो पहले एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है नेटवर्क पे ये फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं कोई कोलिजन तो नहीं आया हुआ है। अगर कोलिजन आया हुआ है तो वो वेट करेगा, डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा और बाकी स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर देगा कि वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं करें। कोलिजन्स आर अवॉइडेड थ्रू द यूज़ ऑफ CSMA CA 3 स्ट्रेटजीज: द इंटरफ्रेम स्पेस, द कंटेंशन विंडो एंड एक्नॉलेजमेंट। इन 3 स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके कोलिजन्स को अवॉइड किया जाता है CSMA CA में। P persistent is used in CSMA CA system like Wi-Fi। CSMA CA सिस्टम्स में जो कि वाईफाई में यूज़ होते हैं उनके लिए P persistent स्ट्रेटजी यूज़ होती है, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। persistent में क्या होता है, दिस मोड्स वेट फॉर द मीडियम टू बी आइडल देन ट्रांसमिट डेटा विथ ए प्रोबेबिलिटी P। इफ द डेटा नोड डज नॉट ट्रांसमिट द डेटा, द सेंडर वेट्स फॉर द medium to be idle again, then it transmits the data within the same probability। तो P persistent में क्या होता है कि स्टेशन जो है वो कंटिन्यूसली सेंस करती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि चैनल कब आइडल होगा, और जैसे ही आइडल हो जाता है तो स्टेशन जो है वो P प्रोबेबिलिटी से या तो डेटा को ट्रांसमिट करती है या तो 1 - P प्रोबेबिलिटी से डेटा ट्रांसमिट नहीं करती है और नेक्स्ट स्लॉट का वेट करती है और फिर से चैनल को सेंस करती है कि वो आइडल है कि नहीं। अगर आइडल है तो अगेन वो या तो P प्रोबेबिलिटी से डेटा को ट्रांसमिट कर देती है या फिर 1 - P प्रोबेबिलिटी से डेटा को ट्रांसमिट नहीं करके नेक्स्ट टाइम स्लॉट का वेट करती है। तो यहाँ पर इंटरफेस स्पेस क्या होता है, IFS। व्हेनेवर द चैनल इज़ फाउंड आइडल द स्टेशन डज नॉट ट्रांसमिट इमीडिएटली, इट वेट्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड इंटरफ्रेम स्पेस। यहाँ पर अगर सपोज किसी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो कंटिन्यूसली पहले तो सेंस करेगी चैनल को, और जैसे ही उसे चैनल आइडल फाउंड हो जाएगा वो क्या करेगी, IFS टाइम के लिए इंटरफ्रेम स्पेस के लिए वेट करेगी। इमीडिएटली डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगी स्टेशन, पहले IFS टाइम के लिए वो वेट करेगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, व्हेन द चैनल इज सेंस्ड टू बी आइडल इट मे बी पॉसिबल दैट सम डिस्टेंट स्टेशन मे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग एंड द सिग्नल ऑफ द डिस्टेंट स्टेशन हैज़ नॉट येट रिसीव्ड अदर स्टेशन। देखो उसमें क्या हो रहा था CSMA CD में कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे स्टेशंस ये फाइंड करती हैं कि चैनल बिजी है कि फ्री है। तो यहाँ पर सपोज इसने डेटा ट्रांसमिट किया लेकिन इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ये सिग्नल नहीं पहुँचा तो ए को क्या सेंस होगा कि ये कैरियर फ्री है, ये चैनल फ्री है, बट क्या एक्चुअली में फ्री होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया CSMA CA में, अगर किसी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना है इसे इंटरफ्रेम कर देना, इंटरफ्रेम स्पेस तक के लिए वेट करती है
अगर उस ड्यूरेशन में उसके पास कोई सिग्नल आ जाता है, इसका मतलब है कि कोई स्टेशन जो है वो ऑलरेडी ट्रांसमिशन कर रही है और जो चैनल है वो फ्री नहीं है। Therefore, the purpose of interframe space-time is to allow the transmitted signal to reach to other stations. तो IFS इंटरफ्रेम स्पेस का पर्पस क्या है कि अलाउ करता है ट्रांसमिटेड सिग्नल को कि वो अदर स्टेशंस तक रीच हो जाए, जिससे बाकी स्टेशंस जो हैं वो इमीडिएटली डेटा ट्रांसमिट नहीं करती हैं। तो बेनिफिट क्या होगा कि अगर स्टेशंस IFS इंटरफ्रेम स्पेस टाइम के लिए वेट करेंगी, उससे कोलिजन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई स्टेशन ऑलरेडी डेटा ट्रांसमिट कर रही होगी तो उसका जब सिग्नल दूसरी स्टेशन के पास रीच हो जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि चैनल अभी बिजी है। इफ़ आफ्टर द IFS टाइम द चैनल इज स्टिल आइडल, द स्टेशन कैन सेंड बट इट स्टिल नीड्स टू वेट ए टाइम इक्वल टू कंटेंशन टाइम। तो जैसे ही IFS टाइम के बाद चैनल फिर भी आइडल मिलता है, जिस स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना है उसको IFS टाइम तक वेट करने के बाद भी ये पता चलता है कि चैनल तो अभी भी आइडल है, तो वो सेंड कर सकती है डेटा को। बट यहाँ पर डेटा सेंड नहीं किया जाता है, अगेन स्टेशन वेट करती है कंटेंशन टाइम तक। यहाँ पर सिर्फ IFS टाइम के लिए ही वेट नहीं करना पड़ता है स्टेशन को, वो कंटेंशन टाइम के लिए भी वेट करती है। कंटेंशन विंडो इज़ एन अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। तो कंटेंशन विंडो क्या है, वो अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो ये है कंटेंशन विंडो और इसमें क्या है, इसको टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है। ए स्टेशन दैट इज़ रेडी टू सेंड चूजेस ए रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स इट्स वेट टाइम। तो जिस स्टेशन को डेटा सेंड करना है, जो डेटा सेंड करने के लिए रेडी है, उसको रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने वेटिंग टाइम के लिए। द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द विंडो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रेटेजी। तो स्टेशन जितने टाइम स्लॉट्स के लिए वेट करेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, विंडो साइज के लिए, यानी विंडो साइज जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, वेरी करेगी किसके अकॉर्डिंग, वेरी करेगी बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। जो बाइनरी बैक ऑफ एल्गोरिदम मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, जिसमें स्टेशन को जब भी डेटा ट्रांसमिट करना होता है, रीट्रांसमिट करना होता था, तो वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करती थी और फिर डेटा को रीट्रांसमिट करती थी। यहाँ पर क्या होगा, IFS टाइम के बाद स्टेशन जो है कंटेंशन विंडो में जितने उसने स्लॉट्स सिलेक्ट किए हैं उतने टाइम के लिए वेट करेगी। तो ये जो विंडो की साइज होगी या नंबर ऑफ स्लॉट्स जो होंगे विंडो के अंदर, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। इट मीन्स दैट इट इज़ सेट ऑफ वन स्लॉट द फर्स्ट टाइम एंड देन डबल्स ईच टाइम द स्टेशन कैन नॉट डिटेक्ट एन आइडल चैनल आफ्टर द IFS टाइम। तो इसका मतलब है कि बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मतलब क्या होगा कि सबसे पहले स्टेशन जो है वो वन टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगी। ठीक है, वन टाइम स्लॉट के लिए, यानी विंडो की साइज़ होगी वन टाइम स्लॉट के लिए वेट किया, फिर चेक किया क्या अब चैनल फ्री है, चैनल फ्री नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम जो है स्टेशन डबल कर देगी इस टाइम स्लॉट को, ये चेक करने के लिए कि चैनल आइडल हुआ है कि नहीं हुआ है आफ्टर IFS टाइम। और ये जो टाइम स्लॉट्स हैं, विंडो की स्लॉट जो डबल हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, बाइनरी बैक ऑफ एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। और बाइनरी बैक ऑफ एल्गोरिदम क्या रहता है, 0 से 2 के पावर k-1 तक स्टेशंस को वेट करना होता है रैंडमली। तो अगर k = 2 है फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट वन स्लॉट टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगी स्टेशन। सेकंड टाइम क्या होगा, 2 की पावर 2 - 1 0 2 2 की पावर 2 4 4 - 1 is 3। तो 0 से 3 टाइम स्लॉट्स के लिए स्टेशन को वेट करना होगा, यानी कि 4 टाइम स्लॉट्स के लिए वेट करना होगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स के लिए वेट करना होगा। फिर नेक्स्ट 16 टाइम स्लॉट्स के लिए वेट करना होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ईच टाइम स्टेशन जो है इस टाइम स्लॉट को डबल करता जाएगा। फिर स्टेशन चेक करेगी कि चैनल जो है वो फ्री है कि नहीं है। इन कंटेंशन विंडो द स्टेशन नीड्स टू सेंस द चैनल आफ्टर ईच टाइम स्लॉट। तो यहाँ पर ये जो कंटेंशन विंडो है इसकी साइज़ क्या होगी, बाइनरी एक्सपोनेंशियल होगी। और हर टाइम स्लॉट के बाद, हर टाइम स्लॉट के स्टार्ट होने पर स्टेशन जो है वो सेंस करेगी
चैनल को कि वो आइडल हुआ कि नहीं, फिर यहाँ पर आइडल हुआ कि नहीं। जिस टाइम स्लॉट पे उसे आइडल मिल जाएगा चैनल, उस टाइम स्लॉट पे वो फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सी विंडो के अंदर जो टाइम स्लॉट सेलेक्ट किए जा रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम है जितनी टाइम के लिए स्टेशन को वेट करना है। अगर उस टाइम में किसी टाइम स्लॉट पे स्टेशन को आइडल मिल जाता है चैनल, तो वो डायरेक्टली फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगी। इफ़ द स्टेशन फाइंड्स द चैनल बिजी, इट डज नॉट रीस्टार्ट द प्रोसेस। इनको अभी भी चैनल बिजी मिल रहा होगा तो वो अभी भी फ्रेम को ट्रांसमिट नहीं करेगी। वो अगेन नेक्स्ट टाइम स्लॉट सेलेक्ट करेगी रेंडमली और उसके अकॉर्डिंग वो चेक करती रहेगी कि चैनल आइडल हुआ कि नहीं। जैसे ही उसे आइडल मिल जाएगा वो क्या करेगी, इट जस्ट स्टॉप्स द टाइमर एंड रीस्टार्ट्स इट व्हेन द चैनल इज सेंस्ड आइडल। तो जैसे ही स्टेशन को चैनल आइडल मिल जाता है, आइडल सेंस हो जाता है, वैसे ही वो क्या करेगी, इस टाइमर को स्टॉप कर देगी। ये जो टाइम स्लॉट का वेटिंग टाइम, जो टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग वेट करिए स्टेशन, उस टाइमर को स्टॉप कर देगी और वापस से उसको रीस्टार्ट कर देगी। रीस्टार्ट क्यों करेगी, क्योंकि आइडल मिलने पे स्टेशन जो है फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगी और फिर एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगी। और इस टाइमर के टाइम के अकॉर्डिंग एक्नॉलेजमेंट उसे मिल जाना चाहिए। अगर इस टाइमर के टाइम आउट होने से पहले उसे एक्नॉलेजमेंट मिल गया, इसका मतलब है उसका फ्रेम जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है। लेकिन अगर इस टाइमर के टाइम आउट होने के बाद भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि स्टेशन का फ्रेम जो है वो कोलाइड हो गया होगा, वो ट्रांसमिट नहीं हुआ होगा डेस्टिनेशन स्टेशन को। थर्ड क्या है, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का यूज़ होता है। द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड द टाइम आउट टाइमर कैन हेल्प गारंटी दैट रिसीवर हैज़ रिसीव द फ्रेम। तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है रिसीविंग स्टेशन से सेंडिंग स्टेशन को कि डेटा ट्रांसमिट हो गया है, तो उसके बेसिस पे, और क्योंकि यहाँ पर हम टाइमर का भी यूज़ कर रहे हैं कि अगर टाइम आउट होने से पहले पहले एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो स्टेशन को पता चल जाएगा कि उसका फ्रेम ट्रांसमिट हो चुका है। और अगर टाइम आउट हो जाता है और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो स्टेशन को पता चल जाएगा कि उसका फ्रेम ट्रांसमिट नहीं हुआ है, उसे रीट्रांसमिट करना होगा फ्रेम को। एज डिस्पाइट ऑल दी प्रिकॉशंस कोलिशंस में ओकर एंड डिस्ट्रॉय द डेटा। तो इतना अवॉइडेंस करने के बाद भी, इतना वेटिंग टाइम बढ़ाने के बाद भी कोलिशंस होते ही हैं CSMA में भी और डेटा डिस्ट्रॉय भी होता है। फ्लो चार्ट देख लेते हैं CSMA CA का। देखिए, जिस भी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना है उसे अपने बैक ऑफ टाइम को 0 करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बैक ऑफ बाइनरी बैक ऑफ एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम का यूज़ होगा। तो यहाँ पर k इक्वल टू सपोज कर लो 0 कर दिया। फिर क्या होगा, P परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टेशन चैनल को चेक करेगी कि वो आइडल है कि नहीं। अगर वो आइडल है तो फिर उस केस में वो वेट करेगी IFS इंटरफ्रेम स्पेस टाइम के लिए। फिर IFS टाइम के बाद वो वेट करेगी रैंडम टाइम के लिए, कंटेंशन टाइम के लिए। फिर जब उसे चैनल आइडल मिल जाएगा तो वो फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगी स्टेशन और टाइमर को सेट कर देगी। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है बिफोर टाइम आउट तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन सक्सेसफुल मिल गया, मतलब फ्रेम जो है वो सक्सेसफुली रिसीवर को रिसीव हो गया। और अगर टाइम आउट होने तक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करना होगा, स्टेशन को बैक ऑफ टाइम को इंक्रीमेंट करना होगा। जैसे k इक्वल्स टू पहले 0 था तो अब k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। फिर चेक होगा कि क्या बैक ऑफ लिमिट हो चुकी है क्या। जैसे बैक ऑफ लिमिट थी 15, तो अगर k की वैल्यू 15 हो जाएगी और तब भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाया है स्टेशन का सक्सेसफुली रिसीवर को, तो स्टेशन को अपना ट्रांसमिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना होगा, बैक ऑफ टाइम के लिए 0 से 2 की पावर k-1 के लिए वेट करना पड़ेगा स्टेशन को, और फिर वापस से वो P परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कैरियर को सेंस करेगी, फिर से वेट करेगी इंटरफ्रेम स्पेस टाइम के लिए, फिर कंटेंशन टाइम के लिए यानी कि रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगी। फिर अगर आइडल मिल जाता है तो सेंड कर देगी फ्रेम को, फिर से फ्रेम को सेंड करने के बाद टाइमर को सेट करेगी और टाइमर के टाइम आउट होने से पहले एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो सक्सेसफुली ट्रांसमिशन हो गया है, और नहीं होता है तो इसका मतलब है वापस से उसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बैक ऑफ टाइम के लिए और लिमिट चेक करनी पड़ेगी और फिर बैक ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी कब तक, या तो डेटा जो है रिसीवर को ट्रांसमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, या तो जो बैक ऑफ टाइम की है वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी और स्टेशन को अपना डेटा ट्रांसमिशन स्टॉप करना पड़ेगा।
तो अब देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि आपको एग्जाम में इसको कैसे डिस्क्राइब करना है। When station is ready to transmit, it senses the line by using P persistent strategy. As soon as it finds the line to be idle, the station waits for an interframe space amount of time, then waits for random amount of time, then waits for some random time and then sends the frame. After sending a frame, it sets a timer and waits for the acknowledgement from the receiver. If the acknowledgement is received before expiry of the timer, then the transmission is successful. If not, then it increments the backoff parameter, waits for the backoff time and resenses the line. Advantages of CSMA CA. क्या क्या एडवांटेजेस है CSMA CA के? इट प्रिवेंट्स कोलिजन, ये कोलिजन्स को प्रिवेंट करता है मेथड। डेटा इज़ नॉट लॉस्ट अननेसेसरली ड्यू टू एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्कीम का यूज़ किया जाता है तो इसकी वजह से डेटा जो है अननेसेसरली जो है वो लॉस्ट नहीं होगा। एक्नॉलेजमेंट से पता चल जाएगा रिसीवर को कि उसको डेटा सेंड हुआ है सक्सेसफुली या नहीं हुआ है। इट अवॉइड्स वेस्टफुल ट्रांसमिशन, तो यहाँ पर वेस्टफुल ट्रांसमिशन नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोलिजन पहले से ही कोलिजन नहीं आए, इसके लिए वेटिंग टाइम को सेट किया जाता है जिससे अननेसेसरी के ट्रांसमिशंस नहीं करने पड़े। इट इज़ वेरी मच सूटेड फॉर द वायरलेस नेट ट्रांसमिशन, तो ये वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लॉन्ग वेटिंग टाइम, यहाँ पर स्टेशन को पहले तो पी परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद IFS इंटरफ्रेम स्पेस टाइम के लिए वेट करना पड़ा, फिर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसमिशन है उसका बहुत ज़्यादा डिले किया जाता है। यानी किसी स्टेशन को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसे बहुत टाइम तक लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है? हाई पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि स्टेशन को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है।